हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन और मैं कर रहा हूं इस जेई फिजिक्स रिवीजन सीरीज को, जहां पर अगर आप जेई 2026 या 2027 या नीट 2026 या 2027 के एस्पिरेंट हैं तो आपने बहुत ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस पूरे रिवीजन सीरीज में मैं पूरा फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा बहुत ही कम टाइम में, और किसी भी एक टॉपिक का अगर आपने वीडियो क्लिक कर लिया और लास्ट तक देख लिया तो उस टॉपिक पे आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप सीधा पीवाईक्यू या एमसीक्यूज पर जा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए भी, जहां पे आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, या इसको ये भी कहा जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और टॉपिक जो कवर होगा वो होगा रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद अंडर ग्रेविटी, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ को। मोटा मोटा इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ये काइनेमेटिक वाला पार्ट है और एक ग्राफ वाला पार्ट है। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं या तो ग्राफ के भी क्वेश्चंस आते हैं, हम दोनों ही देखेंगे। ठीक है, मैंने हर टॉपिक पे जहां मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी और भी बढ़ जाए। रेफरेंस फ्रेम से शुरू करते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? अ प्लेस वेर यू सिट एंड ऑब्जर्व अदर थिंग्स इज नोन एज अ रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो हम यूजुअली चीजों को ग्राउंड से खड़े होकर देखते हैं, इसलिए यूजुअली हमारा रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड होता है, बट ऑब्वियसली हम रेफरेंस फ्रेम को बदल सकते हैं। जैसे यहां लिखा है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, जहां पे वी क्या है? वेलोसिटी, ऊपर बार है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वी ए बी को हम पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब वेलोसिटी किसकी निकालनी है? ए की, किसके रिस्पेक्ट में? बी पे, मतलब आप बैठे किस पे हो? बी पे हो, तो बी इज ऑब्जर्विंग ए। वो होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जहां पे दोनों ही ग्राउंड फ्रेम में है या दोनों ही किसी तीसरे बट सेम फ्रेम में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट ए एंड बी आर इन द सेम फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये पता नहीं यूजुअली शायद कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है अलग अलग कोचिंग में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वांटिटीज रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड करते हैं, कौन से नहीं करते हैं? तो डिस्टेंस ट्रैवल करना, अच्छा पहले देख लेते हैं डिपेंड करने वाले। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, वर्क डन, मोमेंटम, ये सारे वो क्वांटिटीज हैं जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। रेफरेंस फ्रेम बदल जाने से ये क्वांटिटीज बदल जाएंगी, लेकिन तीन ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऑब्वियसली हो सकता है और भी ज्यादा हो, हमारे सिलेबस के हिसाब से तीन ऐसे हैं जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। एक तो इंडिविजुअल फोर्स, किसी भी फ्रेम से देखो उतना ही होगा, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, और टाइम ऑफ इवेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया था कि टाइम ऑफ इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन द रेफरेंस फ्रेम, बट हम न्यूटोनियन फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तब तक यही माना जाता था कि टाइम ऑफ इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, मेरे पास एक बुक भी है, ये एक बुक है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी की, इसमें इन्होंने प्रूव किया है कि टाइम ऑफ इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ठीक बात। अब आ जाते हैं कि इस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक ही समझा रहा हूं। ए से बी जाना है तो आपका जो एक्चुअल लेंथ है वो आपका डिस्टेंस बनता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो सकता है तो उसको वेक्टर हम बना देते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी आ जाता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका वेलोसिटी और स्पीड। अब स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मान लो मुंबई पुणे के बीच में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको कवर करने के लिए 10 घंटे का समय लग रहा है, तो जो एवरेज स्पीड आएगा आपका दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये एक एवरेज स्पीड है। ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग होगा अलग अलग इंस्टेंट्स पे, ऑन एन एवरेज ऐसा आप कह सकते हो कि आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाला जाता है एट एनी टाइम टी? वो होता क्या है? वो एवरेज स्पीड ही होता है, टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी, ये दो स्पीड के बीच का एवरेज।
एवरेज स्पीड बिटवीन टी टू टी प्लस डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो है। तो अब देखो टी और टी के बीच का एवरेज जो होगा वो टी का इंस्टेंटेनियस ही तो माना जाएगा। यानी कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जहां पे हम लिमिट लगा देते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जिसको हम dx by dt भी बोलते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहीं पे जहां पे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम। और इंस्टेंटेनियस में जाओगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लिमिट लगाकर, जिसका आउटपुट क्या आएगा? ds बाय dt। ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही फेमस एग्जांपल्स है, ये जो हर कोचिंग क्लास में भी कराया जाता है। देखो, अ कार ट्रेवल्स विथ v1 स्पीड फॉर 1/3 ऑफ द फर्स्ट टोटल डिस्टेंस, सेकेंड 1/3 विथ v2 स्पीड एंड लास्ट 1/3 विथ v3 स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। यहां पे दिया है कि डिस्टेंस को 3 टुकड़े में बांटा गया है। पहले टुकड़े में v1 स्पीड है, दूसरे में v2 है, तीसरे में v3, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला गया। देखो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये आपका एंड पॉइंट बी है, और पूरा जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है। अब इसके 3 टुकड़े किए। पहले टुकड़े में यानी कि d/3 में v1 स्पीड था, फिर v2 स्पीड था, फिर v3 स्पीड था। आपको पता है कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है। तो यहां और टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस पूरे सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट 1/3 में कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d/3 है, स्पीड v1 है, तो d/3 v1, d/3 v2 और d/3 v3। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस d है, टोटल टाइम क्या है? d/3 v1 प्लस d/3 v2 प्लस d/3 v3। फाइनल आंसर आता है 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। यहां से dd कैंसिल हो जाएगा ये सारा। इसके बाद इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूंगा कार ट्रेवल्स विद v1 स्पीड फॉर फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, नॉट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस को मैंने किससे चेंज कर दिया है? टाइम से। फिर नेक्स्ट 1/3 टाइम में वो v2 स्पीड रखे, फिर नेक्स्ट 1/3 टाइम में वो v3 स्पीड रखे, और आपसे पूछा जाए फाइंड द एवरेज स्पीड, तो आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूं, बट आप खुद से ट्राई करिए। तो ये मान लो आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। यहाँ पे अब t/3, 2t/3 और t आ गया, नॉट d/3, 2d/3 और d, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम है। ठीक। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम कितना है? t/3 और स्पीड क्या है? v1, तो v1 t/3 डिस्टेंस हो गया। सेकेंड हाफ का आपका डिस्टेंस क्या हो गया? v2 t/3 और थर्ड का क्या हो गया? v3 t/3। अब जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। क्लैरिटी है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे देखो, 2 ट्रेन स्टेशन आर 50 किलोमीटर अपार्ट। 2 ट्रेन स्टेशन 50 किलोमीटर दूर है। एक आफ्टरनून 2 ट्रेन स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर, one from each station. Just as the trains pull out of the stations, a bird springs into the air in front of the first train and flies to the front of the second train. मतलब 2 ट्रेन है, 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं, एक दोपहर को, वो दोनों निकलते हैं अपने अपने स्टेशन से एक दूसरे की तरफ। जैसे ही वो निकलते हैं, एक बर्ड आ जाता है पहले ट्रेन के सामने और उड़कर जाता है दूसरे ट्रेन की तरफ, फिर दूसरे ट्रेन को छूकर वापस उड़ के आता है पहली ट्रेन की तरफ, एंड सो ऑन, ये होते रहता है। The bird continues to do this until the trains meet. If both trains travel at the rate of 25 km per hour and the bird flies at 100 km per hour, how many kilometer will bird have flown before this meet? मतलब ट्रेन की रफ्तार दोनों की 25 किलोमीटर पर आवर है। एक अच्छी बात है कि दोनों की स्पीड सेम है। दूसरी बात दी गई है कि बर्ड का जो है स्पीड वो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो वो कितना किलोमीटर यात्रा करेगी या उड़ेगी, यह क्वेश्चन है। यहाँ डायग्राम देखो, आपका ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, दोनों 50 किलोमीटर दूर हैं। जो बर्ड है आपका वो 100 किलोमीटर पर आवर से एक से बी की तरफ जाएगा, फिर बी से ए, और ए की जो रफ्तार है वो 25 किलोमीटर इस तरफ है, बी की रफ्तार इस तरफ है। अब क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों मिड पॉइंट पे मिलेंगे।
So train will meet at midpoint. So distance traveled by A would be 25 किलोमीटर. वेलोसिटी ऑफ ए दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो दोनों ट्रेन मिलेंगे वो 1 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि बर्ड विल फ्लाई फॉर 1 आवर. बर्ड विल फ्लाई फॉर 1 आवर. और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. स्पीड क्या है बर्ड का? 100 किलोमीटर पर आवर और उड़ना 1 घंटा है, यानी कि बर्ड विल कवर 100 किलोमीटर पर आवर. ओके, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था. अक्सर बच्चे फंस जाते हैं. अब इसमें ये मुश्किल क्या कर सकता है? ए और बी की स्पीड अलग कर देगा. इसमें एक और अच्छा तरीका होता है कि आप किसी एक ट्रेन पर बैठ जाओ. जब आप एक ट्रेन पर बैठ जाओगे तो वो आपके लिए रेस्ट पे हो जाएगा और फिर आप बाकी दोनों चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इजीली आप सॉल्व कर पाओगे. बट आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है. मान लो एक डिस्क है, ठीक है, वो घूम रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है, और पॉइंट ए जो है उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है. उसका सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो v है, ठीक है, और उसका जो रोटेशन है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो v बाय आर है. ठीक है. मैं ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करें जब आपको सर्कुलर मोशन का आइडिया. अगर नहीं आइडिया है, ठीक है, आप अभी 11th स्टार्ट करें तो आप ये क्वेश्चन को स्किप कर दें, कोई बुराई नहीं है उसमें, या देख भी लेंगे तो आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, अच्छा ही लगेगा आपको. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ए इन वन रोटेशन. तो डिस्क पूरा एक बार घूम जाता है और अब वो पूछ रहा है कि जो पॉइंट ए है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नॉट डिस्प्लेसमेंट. मैंने यहां पे इस डिस्क का रोलिंग का पाथ बनाया है, ठीक है. तो जो पॉइंट ए है ना उसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा होगा जिसको हम साइक्लॉइड बोलते हैं. वो पॉइंट ए क्योंकि ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, तो शुरू में उठेगा, फिर जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा तो नीचे आना शुरू करेगा. अब ये आप देखो, एक रोटेशन में आप कितना घूमते हो, जितना आपका पेरीमीटर होता है, और वो क्या होता है 2πr. ठीक है. यहां पे ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास 2πr है, क्योंकि c तो 2πr आगे बढ़ा. और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए. मुझे ढूंढना डिस्टेंस ऑफ ए है, बट मैं बता रहा हूं कि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए. ठीक बात है. अब मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास c इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ c. ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो रही होगी यहाँ पे. तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास या सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ c. क्लियर बात है. अब इन दो वेलोसिटी का वेक्टर सम करना है. तो वेलोसिटी ऑफ c तो वेक्टर देखो आपको दिख रहा है, ऐसा ही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, जिसको हमने v दिया है यहाँ पे. और वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c कैसा होगा? यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, देखो ये c है. जब आप c पे बैठ जाओगे तो आपको, अब c पे बैठ गए, अब डिस्क तो आपके लिए आगे चल नहीं रहा है, मतलब डिस्क सिर्फ घूम रहा है, तो a आपको घूमता हुआ नजर आएगा, सिर्फ घूमता हुआ नजर आएगा. ठीक है. और उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड होगी, ये देखिए, ये वो आर ओमेगा होगी. v क्या होता है? आर ओमेगा होता है ना. क्लियर है? आर ओमेगा होगी. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी है, जब उसने थोड़ा सा एंगल कवर किया होगा. एंगल कितना है? ओमेगा टी एंगल. तो यहां पे ये v वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है? v वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. और यहां पे क्या है? आर ओमेगा. अब देखो, v और ओमेगा में एक रिलेशन दिया है, यहां पे दिया कि ओमेगा इज v बाय आर, यानी कि आर ओमेगा को आप v लिख सकते हो. तो बेसिकली ये भी v वेक्टर ही है, ये भी v वेक्टर है, मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर सम करना है. अब क्वेश्चन ये है कि बीच में एंगल क्या है. ठीक है. अब देखो यहां पे इसको मैं मैग्नीफाई करता हूं, यहां पे कहां बना हुआ है, ये देखो ऐसा है, ये ओमेगा टी है. अगर आप ध्यान से देखो, आप यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना दो और ये आपका VAC है, ये रेडियस है और ये डायमीटर टेंजेंट है, तो ये तो आपस में परपेंडिकुलर हो गए.
ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया, ये ओमेगा टी, तो ये क्या हो गया 90 माइनस ओमेगा टी, तो टोटल कितना हो गया 180 माइनस ओमेगा टी। तो ये कितना एंगल आता है 180 माइनस ओमेगा टी। तो बस उसके बाद वेक्टर सम करना है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 वी इंटू वी कॉस ऑफ 180 माइनस ओमेगा टी। कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और 2v² कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा 2v साइन ओमेगा टी बाय 2। अब वेलोसिटी ऑफ ए आ गया है तो डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वेलोसिटी नहीं स्पीड है ये, क्योंकि ये वेलोसिटी का मॉड है। तो स्पीड को आपने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन तक, तो आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ जाएगा। तो 2v साइन ओमेगा टी बाय 2 dt का इंटीग्रेशन आप करोगे तो बेसिक मैथमेटिक्स ये 2v बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी बाय 2 को माइनस कॉस ओमेगा टी बाय 2 लिखोगे, और t के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ओमेगा बाय 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कहां से कहां तक 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक। तो इसके बाद आप कॉस में वैल्यू पुट करोगे तो सिंपल 8r आएगा। यानी कि अगर इसका रेडियस जो है हमने r माना हुआ था, तो इसका जो एक पॉइंट है वो एक रोटेशन में 8 टाइम्स r डिस्टेंस ट्रैवल करता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 पाई r, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम एक्सेलरेशन पे, विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है। अगर मैं ऐसा कहूं कि एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन is increasing by 2 meter per second every second. Average acceleration क्या है? Final velocity minus initial velocity upon change in time, which is change in velocity upon delta t. Instantaneous के लिए आप delta t को approaching 0 करके dv by dt भी लिख सकते हो, या d2x by dt square भी लिख सकते हो। एक एग्जांपल दे दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 2t स्क्वायर प्लस टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, तो डिफरेंशिएट करके 4t प्लस 1 आई कैप प्लस 2t जे कैप आप वेलोसिटी लिखोगे। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप आप क्या लिखोगे एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बात और पते की बात है, याद रख लेना कि अगर कोई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है तो हमको एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के वो स्पीड को चेंज करेगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। तो जो आप एक्सेलरेशन का मॉड निकालते हो, जो आपका पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन के आएगा वो क्या है, वो dv बाई dt का मॉड है, क्योंकि a क्या होता है dv बाई dt। लेकिन a पैरेलल जो है पैरेलल कंपोनेंट वो d बाई dt ऑफ मॉड ऑफ v है। क्यों? क्योंकि पैरेलल वाला स्पीड बदल रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फिर आता है अगला टॉपिक, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब a कांस्टेंट है, 3 काइनेमेटिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल इक्वेशन है, इसको डिराइव करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन travels 24 meter and 64 meter in the first 2 consecutive intervals of 4 seconds each. Its initial velocity is ऑप्शन ए 1 मीटर पर सेकेंड 10 5 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 से आपकी जर्नी शुरू हुई, t इक्वल टू 4 पे आपका 24 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, और अगले 4 सेकंड में आपने 64 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक इक्वेशन ले लो, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें u है और इसमें a और s अपने को पता है, u और a अपने को पता नहीं है, t भी अपने को पता है। 2 अननोन है और 2 ट्रैवल, तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे, प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। अगर आप v का लोगे ना तो v अपने को आइडिया नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा अननोन आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पे। तो s पहले 4 सेकंड में क्या है 24 मीटर इज इक्वल टू u टाइम्स 4 प्लस हाफ u 4 स्क्वायर। उससे क्या मिला आपको इक्वेशन 6 इज इक्वल टू u प्लस 2a। फिर फर्स्ट 8 सेकंड का आप लोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 24 प्लस 64 हो गया, किसके बराबर हो गया u टाइम्स 8 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ a ऑफ 8 स्क्वायर विच इज 11 इज इक्वल टू u प्लस 4 है।
तो ये दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व यहाँ पे नहीं किया है, बट आप सिंपल मैथमेटिक्स से आपका u क्या आ जाएगा 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, फिर आता है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लो आप जमीन पर खड़े हो, आपने एक बॉल लिया और जमीन से आपने बॉल को ऊपर फेंक दिया विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं आपको घूम के दिखा रहा हूं, बट एक्चुअल में क्या होगा, वो ऊपर जाएगा और उसी से नीचे आ जाएगा, उसी लाइन पे घूम के नहीं आएगा, क्योंकि आपने सीधा ऊपर वेलोसिटी दिया है। उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो u²/2g होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g है, जिसमें से u/g टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा और u/g टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। ये मत सोचना कि नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऊपर आने में कम टाइम, नीचे आने में कम टाइम लगेगा, ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, जो कि हो जाएगा 2u/g। यहाँ पे एक और चीज है, ड्रॉप फ्रॉम टावर। अगर आप एक टावर से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड ऑब्वियसली ग्रेविटी उसको नीचे लेकर आएगा, तो नीचे आने में जो टाइम लगेगा दैट इज √2h/g। और नीचे आने की जो रफ्तार होगी जब वो बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी √2gh। क्लियर है? एक यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। दो बॉल A एंड B आर थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर विथ इक्वल स्पीड। बॉल A is thrown upward and it takes time t1 to hit the ground. Ball B is thrown downwards and it takes time t2 to hit the ground. Ball C is dropped. Find the time C ball would take. दो बॉल है A और B, दोनों को इक्वल रफ्तार से फेंका गया। A को ऊपर फेंका गया, B को नीचे फेंका गया। A को t1 टाइम लगा हिट करने को ग्राउंड को, B को t2 टाइम लगा। C को आपने ऊपर से खाली ड्रॉप कर दिया। पूछ रहा है कि C को कितना टाइम लगेगा। अगर A बॉल के लिए आप इक्वेशन लिखो, देखो नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। A के लिए आप देखो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, में यही वाला इक्वेशन लगा रहा हूं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -h, क्योंकि नीचे को नेगेटिव माना है, इज इक्वल टू u टाइम्स, दो मान लो A और B का u था और C का क्या है 0 है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि C को ड्रॉप किया है। तो ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर। ठीक है, और B का इक्वेशन क्या आएगा -h इज इक्वल टू ut2 माइनस हाफ ऑफ gt2 का स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे ग्रेविटी, नीचे को नेगेटिव मान के मैं चल रहा हूं। पॉजिटिव भी मान लो आप नीचे को, तो ऊपर को नेगेटिव मानो, उसमें कोई बुराई नहीं है। सी बॉल के लिए -h इज माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा h इज इक्वल टू हाफ gt1 t2। अब आप 3 और 4 को इक्वेट करोगे तो आपको t मिल जाएगा √t1 t2। ठीक है, इसके बाद ग्राफ्स की चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको ये xt वाला ग्राफ दिया है, ठीक है, आप x से v की तरफ जा रहे हो, v क्या होता है dx/dt, तो आप डिफरेंशिएट करोगे, देखो इसका जो स्लोप है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि a क्या होता है dv/dt होता है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप 0 है, सॉरी m क्या है 0 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 होगा। अगर आपका x टाइम के साथ ऐसा कुछ दिखा रहा है, यानी कि इसका एक पॉजिटिव स्लोप है, इसका आप स्लोप देखो ना बढ़ते जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, आप देखो यही चीज आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर वो ऐसे हो रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि डिसेलरेशन। ये एग्जांपल देखो, वेलोसिटी और टाइम का कर्व दिया है, आपको xt टाइम में बनाना है। 0 से लेके t1 टाइम तक वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, तो आपका क्या होगा x ऐसा वाला कर्व आएगा। ठीक है, फिर जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हो गया डाउनफॉल आ गया, तो यही जो कर्व है वो उल्टा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, x से v में जाना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा, v से a में जाना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा, a से v में आना है तो एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। v से या कहो xt vt at ग्राफ, तो आपको शायद ज्यादा समझ में आए,
V से X जाना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, ये पार्टिकल है, एक्स और टी का ग्राफ दिया है। ठीक है, एक्स और टी का ग्राफ आपको क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये देखो एक्स और टी का ग्राफ है। पहले आप कितना 40 मीटर गए ऊपर, ठीक है, 2 सेकंड लगा के, फिर 40 मीटर नीचे आए, ये वाला पार्ट, फिर आप 20 मीटर नीचे गए, फिर आप 20 मीटर ऊपर आए। ठीक है, यानी कि आपने 40 40 20 20 टोटल 120 मीटर की यात्रा या डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देखो आप एक्स में देखो, वाई है ना आपका, वाई में आप आए, आप शुरू जहां पे किया आपने खत्म वहीं पे किया, वाई में आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट हासिल नहीं किया। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 देखो, टी इक्वल टू 4, यहां पे आपको वेलोसिटी ढूंढना है। अब आपको x दिया है, x से वेलोसिटी पे जाने के लिए स्लोप ढूंढना है, तो स्लोप ढूंढ लो, डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। तो ये क्या है -20 और ये क्या है +40, तो डिफरेंस इन y क्या होगा -20 -40 अपॉन, यहाँ पे डिफरेंस इन x क्या है 5 और यहाँ पे कितना सेकंड है 2, तो 5 - 2, तो -20 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी आएगा एट t इक्वल टू 4 सेकंड। t इक्वल टू 5 सेकंड, यहाँ देखो t इक्वल टू 5 सेकंड। आपको ये पता होना चाहिए कि जब नॉन कंटिन्यूअस पॉइंट आ जाए ग्राफ में तो वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है, और अगर पॉइंट ही नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे वेलोसिटी निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक कोलिजन का केस होगा शायद, तभी इतना शार्प चेंज आ गया डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ठीक है, तो यस दैट वाज इट। आई होप आपका ये चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। ये सारे रिवाइज नहीं भी किया तो आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो इतना ही है चैप्टर में पढ़ने को। मेरा मेन मुद्दा है रिवीजन का इस सीरीज में, स्क्रैच से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये मुझे भी पता है। और भी अगर आप स्क्रैच से पढ़ रहे हो तो आपको और चीजों की जरूरत पड़ेगी, बट अभी वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं बोलता नहीं यूजुअली, लेकिन अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे आपके साथ अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ाई करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।